नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेड आज के सत्र में देखने को मिला, जहां पे शुरुआती कारोबार में मार्केट्स ने एक डिप लिया, उसके बाद 17,700 के ऊपर के जोन्स के ऊपर थोड़े हद तक सपोर्ट लिया और वहीं पर एक दायरे के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक में तेजी आई थी 12 बजे के अराउंड, वहां से एक हैवी सेल ऑफ ऊपरी स्तर से देखने को मिला और वापस मार्केट ने वहां पर भी एक रेंज ही देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही इंडिसेस मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिल रही थी। मिसाल के तौर पे आज डिफेंस स्पेस में खरीदारी देखने को मिल रही थी, रियल स्टेट स्पेस जो कि खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिड कैप इंडेक्स में बाइंग थी और ये बाइंग इसे 11 हफ्ते के हाईज पर लेकर आते हुए दिखाई पड़ी। रियल स्टेट, एनर्जी, पीएसयू, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पर खरीदारी थी। बिकवाली थी आज पीएसयू बैंक्स में, आईटी में, एफएमसीजी स्पेस में, जहाँ पर कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और ओवरऑल जो निफ्टी बैंक था वो भी करीब 138 पॉइंट्स के फॉल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के हिसाब से एक समय पर शुगर चल रहा था, सेलेक्टिव मिड कैप जिनके नंबर्स आने वाले हैं, अवेटेड हैं, वो चल रहे थे। इसके अलावा आज बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी मेजरली रियल स्टेट स्पेस में, सेलेक्टिव एनबीएफसी स्पेस के अंदर, सेलेक्टिव लिकर स्पेस के अंदर, जहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी थी, और रियल स्टेट में जो छोटे मझौले प्लेयर है वहाँ तो खरीदारी देखने को मिल ही रही थी। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में बन रही थी। 2-3 की हाईलाइट में, पहले तो पेटीएम आज 10% की शानदार तेज़ी वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ी, बढ़िया पुल बैक कह सकते हैं आप इसे मार्केट्स में देख रहे थे। इसके अलावा आज जो अच्छा मूव था वो था रियल स्टेट में डीएलएफ की तरफ, डिफेंस में एचएएल, बीडीएल, बीईएल, ये तीनों ही तेज़ी में थे। उसी एलएसए की रिपोर्ट का एक इम्पैक्ट यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मेटल एक टाइम पर वहाँ पर भी एक अच्छा मूव था, तो सेलेक्टिव मेटल स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी एक समय में देखने को मिल रही थी। तो अलग अलग मूव और उसके अकॉर्डिंग मार्केट्स चल रहा था। 17,700 जो कि निफ्टी ने आज पूरे दिन एटलीस्ट होल्ड किया, वो सेकंड हाफ में गिव अप करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल दिन जो था वो इतना कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये छोटा हफ्ता है, 3 दिन का सेशन है, और उसमें से अब जितने भी शॉर्ट सिस्टम में खड़े होंगे वो वीकली एक्सपायरी पहले ही होगी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट शायद मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़े। तो बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग जो है वो अगले 2 दिनों में ही शायद आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, छोटे हफ्ते की वजह से। तो उस लिहाज से भी आप मार्केट में देखिए, वॉल्यूम वाला पार्ट जो है वो क्रूशियल है, कितना थिन वॉल्यूम रहता है, गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के ट्रेड ट्रंकेटेड हफ्ते में देखने को मिलते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें है IRCTC 325 1150 क्या करें। राजन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये आपकी एडजस्टमेंट से बाद की खरीदारी है। एडजस्टमेंट से पहले तो ये शेयर एक तरफा मूव दिखा के गया है, और अगर आप एडजस्टमेंट के बाद एंटर करके गए तो बहुत ऊपर के दाम पर एंटर किए, कि वो बहुत बड़ी तेज़ी थी जिसके हिस्से में, जिसके आखिरी हिस्से में आप एंटर करके गए। तो अब तो हमेशा एक ही कंसर्न यहाँ रहेगा, वो यही कि जब भी ये तेज़ी पकड़ेगा तो तेज़ी में आने के बाद ऊपर से OFS ना आ जाए। 2-4 दिन पहले खबर बाजार में फ्लोट भी कर रही थी कि सरकार जल्दी से अपना हिस्सा बेच सकती है और OFS आ सकता है। तो अगर ये हर तेज़ी में OFS आया तो वो किसी भी PSU के लिए ठीक नहीं है। ये आप किसी भी PSU को उठा लीजिए, ONGC में हाल में क्रूड की वजह से तेज़ी आई, ऊपर OFS आ गया, और अब IRCTC अगर इस तरह का सिनेरियो बनेगा तो यहाँ पर भी OFS आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सरकार को अगर विनिवेश करना है तो बेहतर प्राइस पे करेगी, और बेहतर प्राइस तेज़ी होती है, वहाँ पे OFS करेंगे। किसी सरकारी कंपनी को आप इन्वेस्ट करते हो तो यही सोच के इन्वेस्ट करिए कि वहाँ से सिर्फ डिविडेंड आएगा। ग्रोथ एक टाइम आती है पूरी लाइफ स्पैन में उसकी, या 2 टाइम या 3 टाइम आएगी मैक्सिमम। वो लाइफ स्पैन का पहला हिस्सा आप देख चुके हैं, ये NBFC में पहला, NBCC में पहला हिस्सा आ चुका था। तो अब उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए, और अभी तो फिलहाल आप बने रहिए। ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ पॉजिटिव साइड पे हैं इसके भी। अच्छा, व्हाट कैन ब्रिंग अदानी शेयर्स डाउन, डू यू सजेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम देम। अनिल साहब, फंडामेंटली हाँ, मोमेंटम बेस्ड ना। आप फोमो में रहें हमेशा कि अदानी शेयर चले जा रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो वो आपको दुख देगा। लेकिन अगर आप फंडामेंटल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत ही आगे हैं, वे बियॉन्ड अपने एक्सपेक्टेड भाव से। इनफैक्ट जो रिसेंटली सारी रिपोर्ट्स थी, अदानी विल्मर की जो रीसेंट रिपोर्ट थी, 550 के टारगेट थे, अचीव हो चुके हैं। अदानी ट्रांसमिशन की जो रिपोर्ट्स थी, 1700 के टारगेट्स थे, वो अचीव हो चुके हैं। अदानी पोर्ट इकलौती ऐसी कंपनी इसके 27 का मल्टीपल है और अभी तक उसके टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं। लेकिन अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांस, अदानी एंटरप्राइजेस और साथ साथ अदानी विल्मर, इनके जितने टारगेट्स है ब्रोकर हाउसेस के, सब अचीव हो चुके हैं। तो अब आप में क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, आपको नहीं लगता कि इसके फंडामेंटल में एंटर करने लायक है तो आप मत करिए, ज़्यादा बेटर है। मतलब क्योंकि ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो रिस्की बेट थोड़ा ज़्यादा एक बार को ये हो सकता है।
ओके, टीसीएस के केस में सर आज नंबर्स अवेटेड हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है मार्केट में वो 3-3.5%, लोअर एंड पे 3%, अपर एंड पे 3.5% के आसपास की सीसी ग्रोथ है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। 25% के आसपास के 25.3% के आसपास के एबिट मार्जिन का एक अनुमान बाजार लगा रहा है और बेटर साइड पे नंबर रह सकते हैं। तो अभी अगर टीसीएस के नंबर्स बेटर आ जाते हैं और आउट परफॉर्म कर जाते हैं, यानी कि जो अनुमान उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आ जाते हैं, तो शायद रिवर्सल आपको देखने को मिले। जब तक अंडर परफॉर्मेंस है वो शायद आउट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो आप नंबर्स को वेट करिएगा, आज शाम तक 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आपको नंबर दिख जाएंगे। उसके हिसाब से या कल जो व्यूज़ आएंगे, कौन कॉल्स होंगी, इंटरव्यूज़ होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा बेटर रणनीति बना पाएंगे। और वैसे भी टीसीएस IT जाइंट है, पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है, इसको कोई 1-2 दिन के भाव से ट्रैक नहीं किया जाता, तो आप उस हिसाब से इस पर रणनीति बनाइएगा। अच्छा जी, व्यू ऑन पेटीएम फ्रॉम नाउ ऑन ऑनवर्ड्स फॉर 2 years। आलम साहब, पहले दिन से जब इसका IPO आया था तब से लेके आज तक एक ही चीज़ मैं दोहराता हूँ, स्टॉक अपनी जगह है, भाव में प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब धंधे में प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप एंटर करिए। कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आपको डिविडेंड देगी, कैश फ्लो जनरेट करेगी, नहीं कैश या जो भी कैश जनरेट करेगी वापस धंधे में फ्लो बैक करेगी या डिविडेंड देगी। पेटीएम के केस में प्रॉफिट नहीं है, कैश फ्लोज नहीं है, तो क्या फ्लो बैक करेगी या क्या डिविडेंड देगी, ये दोनों चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होती हैं तब तक स्टॉक में सिर्फ मोमेंटम है। वो गिरावट बहुत आ गई, ओवर सोल्ड हो गया तो वापस पुल बैक आ जाएगा, बहुत चल गया, ओवर मतलब हायर साइड पर आ गया, वापस प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। ये मोमेंटम आप कैच करना चाहते हैं तो इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कोई भी सब्सटेंशियल बाय, सब्सटेंशियल स्टोरी क्वार्टर के नंबर्स पे या नंबर्स के अंदर ही होते हैं। तेज़ी में प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्टॉक की, लेकिन तेज़ी के सपोर्ट में पीछे फाइनेंशियल्स होने चाहिए, तब ज़्यादा आपको बेहतर पिक्चर समझ में आएगी। तो आप उसके हिसाब से ही यहाँ पर कोई कॉल लीजिए, लेकिन इमीडिएटली कोई भी कॉल लेना आप बिना प्रॉफिट के नंबर्स के फ़िलहाल ठीक नहीं रहेगा। ओके, रुचि सोया नाउ पतंजलि फूड्स। हाँ जी शिवम साहब, आज सुबह ये खबर आया कि रुचि सोया पतंजलि फूड बनेगा और बहुत सारे बिजनेसेस को इसके अंदर मर्ज किया जाएगा। अच्छा ट्रिगर है, लेकिन 2 चीज़ें बहुत क्रूशियल है। पहली चीज़ तो ये बहुत अच्छा हुआ कि FPO में जो दाम आया है था वो दाम और जो दाम अभी चल रहा है उसमें प्रीमियम है। तो आप ये मान लीजिए कि जिनको FPO में अलॉट हुए हैं उनको तो प्रीमियम मिल रहा है, 30-40%, 50% का प्रीमियम मिल रहा है, तो वो तो गेन ले सकते हैं कभी भी। दूसरा, अगर आप पुराने निवेशक हैं रुचि सोया कि जब ये पतंजलि ने खरीदी थी NCLT में, उसके बाद जो तेज़ी आई थी अभी तक वो भाव दिखाया नहीं है। 1200 रुपये के आसपास के भाव बने थे वो अब तक दोबारा अचीव नहीं हुआ, तो शायद वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े। तीसरा और सबसे क्रूशियल पार्ट है कि FMCG स्पेस में ये कंपनी अगर एक्सपैंड कर रही है तो क्या इस तरह के मार्जिन्स रखेगी जिस तरह के HUL और बाकी कंपनी मार्जिन है, क्योंकि ये इनका जो टारगेट एरिया रहता है वो हमेशा रहता है जनहित के लिए, बेनिफिट ऑफ पीपल के लिए। तो अगर उस तरह के ही धंधे में चलेंगे तो शायद मार्जिन नहीं होगा। बिजनेस, और आप अमूल को हमेशा लिस्ट करने की बात करते हैं, अमूल अगर लिस्ट होगी तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कॉपरेटिव है। तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और एक कॉपरेटिव में अंतर है। तो ये कंपनी ठीक है, सब कुछ सही है सो फार, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन सिनेरियो नंबर्स पे क्लीन होते हैं, तो एक बार वो देख लीजिए, तब ज़्यादा बेटर आप कॉल ले पाएंगे। और एक बड़ा केविएट ये भी है कि 6% की इक्विटी अभी बचेगी बाज़ार में, 81 के बाद 75, हाँ 6% के आसपास की इक्विटी और है मार्केट में, जो कि ऑफलोड होनी है दिसंबर से पहले तक। तो वो इक्विटी ऑफलोड का जो हैंगओवर है वो भी मार्केट में रहेगा, तो उसको भी आप एटलीस्ट ध्यान में रखिएगा। 2 FPO के प्राइस से ये शेयर अभी भी एक अच्छे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ओके, सर वेरी एग्रेसिव स्टॉक्स टू बाय। सर एग्रेसिव स्टॉक एज इन कोई भी रियल एस्टेट, कोई भी बैंक, कोई भी ऑटो, सभी एग्रेसिव में आते हैं जिनमें एक बड़ा मूव होता है, उनको आप देख सकते हैं। जो डिफेंसिव नहीं है वो एग्रेसिव, IT, FMCG, फार्मा 3 डिफेंसिव हैं। उनके अलावा सीमेंट, रियल एस्टेट, मेटल, ऑटो, ये सब एग्रेसिव में है। तो आप इनमें से कोई भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपका एपेटाइट आपको अप्रूव करे। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टी पे शर्मा साहब, आज ही गोदरेज की मैनेजमेंट से मैं भी थोड़ी पहले मुखातिब होने गया था। गोदरेज कैपिटल नया बिजनेस उतारा उन्होंने, और ये कैपिटल बिजनेस जो है इसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस और इनके फाइनेंशियल आर्म आते हैं, जिसके ऊपर एक ब्लैंकेट कंपनी इन्होंने गोदरेज कैपिटल बनाई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए उनसे जब बात हुई तो उन्होंने एक ही बात बोली कि हाँ, इनपुट कॉस्ट का मेजर इम्पैक्ट है, और ये बात सच है। 40% के आसपास सीमेंट और स्टील के दाम बढ़े हैं, जो कि इनपुट कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, कंपनी के मार्जिन्स को हिट कर रहे हैं। वो पार्ट को उन्होंने कहा कुछ हद तक सेट ऑफ कर रहे हैं प्राइस हाइक से, लेकिन अभी तक सिर्फ 10 से 12% का एक प्राइस हाइक हो पाया है। उससे कुछ मार्जिन्स को वो रिस्पाइट ले पाएंगे, लेकिन पूरी तरह मार्जिन में रिस्पाइट आता है कि नहीं ये अभी कहना मुश्किल है। तो इस क्वार्टर में प्राइस हाइक का इम्पैक्ट रहेगा और दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन वो शायद अगले क्वार्टर तक जाते जाते मिटिगेट होगा। 1
दूसरा, नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस कैसे रहते हैं, कैसी डिमांड है, डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन हायर प्राइस पर पब्लिक लेने को तैयार है कि नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। प्लस इंटरेस्ट रेट साइकिल लोएस्ट एंड पर है, तो वो इनके लिए ऑलरेडी टेलविंड के लिए काम करे, तो सेक्टर के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हायर प्राइस, हायर इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी है सीमेंट के, स्टील के या बाकी प्रोडक्ट्स के दाम, उसकी वजह से कंपनियों के जो मार्जिन है वो हिट हो सकते हैं। तो डिमांड अच्छी रहेगी, वॉल्यूम बढ़िया रहेंगे, लेकिन इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट कंपनियों के मार्जिन के ऊपर आ सकता है। तो ये दोनों पार्ट को आप ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी कॉल लीजिएगा, एटलीस्ट इस क्वार्टर में। बाकी के लिए तो आप समय के हिसाब से इनके नए लॉन्चेस पर डिपेंड करता है। दिल्ली, एनसीआर, पुणे और साउथ, ये 4 मार्केट्स हैं जहाँ पे मेजरली अभी कामकाज कर रहे हैं। सर, अगर आप, सुमित जी का सवाल है, कोई एक स्टॉक बताएं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस लेवल पे बाय करें 10 साल के लिए। सर, बेटर इज़ टाटा पावर, अगर आप ईवी में जाना चाह रहे हैं, कि वो नेटवर्क और सेटअप्स एंड ऑल में लगे हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी है, तो 200 रुपये इज़ द राइट प्लेस जहाँ वो पीछे आया था। अगर दोबारा कहीं मिले तो आप एक बार को देख सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव हैं इसको लेके, 300 साढ़े 300 रुपये के टारगेट्स को दे रहे हैं। ओके, डी मार्ट 1850। शिवम साहब, ऑलरेडी ये स्टॉक हायर एंड पर है और नंबर्स अवेटेड हैं, शायद सैटरडे को इनके नंबर्स आने वाले इस क्वार्टर के। जो नंबर्स मैंने देखे हैं उसमें तो बेटर साइड पे एस्टिमेट मान रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस, पॉजिटिव व्यूज़ हैं। 7,000 तक के टारगेट भी यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ हाउसेज 6 साढ़े 6,000 के टारगेट्स भी हैं, तो कंसेंसस तो बाय है इसको लेकर। आपके लिए राय रणनीति कि आप बने ही रहिए, इस दाम पर आपने खरीदारी कर रखी है, दोबारा ये दाम मिल जाए तो आप फर्दर ऐड करिएगा, लेकिन नहीं मिलता तो आप बने रहना ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपके लिए रहेगी। ओके सर, कांची कपूरम, ये प्रमोद जी कंपनी के बारे में मैंने पहले भी 1-2 बार पढ़ा है। कंपनी सही है, ये कपूर और बाकी केमिकल्स के अंदर ही कंपनी कामकाज करती है, फंडामेंटल ठीक है इस कंपनी के, डेट फ्री कंपनी है। बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिए, तो फ्लोट लो है क्योंकि इक्विटी में मेजर होल्डर प्रमोटर है, और कैपिटल भी अच्छा जनरेट कर रही है। पिछले कोविड के बाद से इनका जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो सो फार तो आप बने रहे हैं, लेकिन इसमें फ्लोट कम है और लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो ज़रा ध्यान संभल कर इसमें अपनी पोजीशंस को रखिएगा। कहीं रिवर्स हुआ तो उस केस में निकलना स्टॉक से काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। लेकिन सो फार क्योंकि आपकी खरीदारी जो देख रहा हूँ बहुत नीचे के लेवल पे है, तो बेटर ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर के लेवल पे आप ज़रूर बुक कर लें और बाकी प्रॉफिट साथ बने रहें, तो एटलीस्ट सेफ भी रहेंगे आप और बने भी रह सकते हैं। लेकिन कैच यही है कि लिक्विडिटी बहुत कम है और फ्लोट भी बहुत कम है मार्केट में, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। ओके, HCL टेक के केस में, रादर पूरे IT स्पेस के केस में एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि आज जो TCS के नंबर आएंगे वो कुछ हद तक टोन सेट करेंगे। TCS से डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा बाकी जो फ्रंटलाइन IT कंपनीज है उनका इम्पैक्ट, और फिर धीरे धीरे ट्रिकल डाउन इफेक्ट बाकी मिड कैप IT में। तो अभी एटलीस्ट TCS के नंबर्स आने दीजिए, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का नंबर देख लीजिए। जो एक्सेंचर के नंबर थे वो तो अच्छे थे, गाइडेंस भी रिवाइज़ की थी। TCS के केस में भी अगर ऐसा होता और गाइडेंस रिवाइज होती है तो शायद पॉजिटिव साइड बने। सेकेंड हाफ में घूमा तो था IT आज, शायद कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो वेट एंड वॉच मोड ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, HDFC बैंक, मुकुल साहब, मर्जर अब तो होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहें क्योंकि बड़ा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है इसके अंदर, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। दो बैंकिंग वाइज ऑब्वियसली बात है, नई एंटिटी, देश के सबसे बड़े बैंक्स, ऑलरेडी देश के सबसे बड़े बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से, लेकिन नई एंटिटी और ग्रुप के लिहाज से तीसरी सबसे बड़े ग्रुप होगी। सिचुएशन वाइज बेटर दिख ही रहा है, तो अभी जब तक इसमें कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट नहीं होता कहना मुश्किल है। सैटरडे को नंबर्स भी अवेटेड हैं, तो नंबर्स में एसेट क्वालिटी की सिचुएशन स्टेबल ही है जो ब्रोकर मान के चल रहे हैं Q4 के एस्टिमेट में। तो नंबर्स बेटर हैं, सिचुएशन वाइज ऑब्वियसली बात है देश के सबसे बढ़िया बैंक है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर इसके साथ अभी तक वही है कि ये मर्ज कैसे होते हैं, क्या रूपरेखा बनती है, क्या सिनेरियो बनता है, तो उसको देखने के बाद कोई फैसला लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल के लिए आप वेट एंड वॉच करिए, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। ओके, LIC IPO पर कोई न्यूज़? मलिक साहब, अलग अलग खबरें, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका नया DRHP फाइल होने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं अभी समय है, लेकिन दोनों ही केविएट में ध्यान रखिएगा। अब तक के टॉप 5 IPOs, जिसमें पहला नाम आता है पेटीएम, कोल इंडिया, SBI कार्ड्स, रिलायंस पावर और एक और नाम है, इन सब की सिचुएशन आपको पता चली गई है क्या हो गई है। और देश के सबसे बड़े अगर सरकारी IPOs की बात करेंगे तो कोल इंडिया, ONGC, NTPC, पावर ग्रिड, इनकी भी सिचुएशन आपको पता ही है, तो दोनों में ही आपको शायद जवाब मिल जाएगा।
तो LIC का IPO हुआ, इस तरह से आप वेट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये री रेटिंग करेगा बाकी इंश्योरेंस कंपनियों की, लेकिन खुद की कितनी री रेटिंग करता है उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। जाते जाते टाटा एलेक्सी पे सवाल दिख गया, तो इस पर मैं एक राय ज़रूर दे दूँ कि इसके नंबर्स अवेटेड हैं। इसी वीक में 75 करोड़ नहीं 7 करोड़ के आसपास की शायद इसकी इक्विटी है, और बहुत बड़ी तेज़ी नंबर से पहले दिखा चुका है। थोड़ा कंजर्वेटिव रहिएगा, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी बहुत कम समय में दिखाई है। थोड़ा बस घबराने की ज़रूरत इसलिए है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप फिलहाल माकड़ा पंचनामा में इतना ही। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।